हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। आपको अच्छा करने के लिए आपकी फ्रेंड यानी कि मैं आपके लिए फिर से एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर हाजिर हो चुकी हूँ। क्योंकि आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो क्लास 12th की जो बायोलॉजी है उसके मैंने 2 लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। आज 3 लेक्चर हम पढ़ने वाले हैं और इस जो 3 लेक्चर है उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं ये डिस्कस कर लेते हैं। तो आज हम इसमें सिर्फ 3 टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन इतना बेहतर पढ़ेंगे कि शायद आपको ही कोई पढ़ा पाए। लेकिन बस आपको इतना करना है, जितना मैं आपको पढ़ाऊं वो आपको नोट करते चलना है। रफ पेन लेके बैठ जाओ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और आपको जो जो मैं बताती रहूं वो आपको क्या करना है, नोट करते रहना है। जिससे क्या होगा कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जब आप नोट बना लोगे तो आपको क्या होगा कि जब आप रिवीजन करोगे तब भी आपको आसानी होगी। वैसे तो मैं आपको नोट प्रोवाइड कर दूंगी इसी लेक्चर के जस्ट बाद, लेकिन जब तक नहीं प्रोवाइड करूंगी तब तक आप उसको क्या कर सकते हो कि रिवाइज कर सकते हो। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं आपको पढ़ाती हूँ। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 3 टॉपिक कौन कौन से वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं नर युग्मकोद्भिद की संरचना एवं विकास। मैंने आपको पहले बता रखा नर युग्मकोद्भिद की मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि इसमें क्या होता है, जो मैंने आपको पढ़ा था पुंकेसर। पुंकेसर में क्या होता है कि 3 पार्ट होते हैं, योजी, परागकोश और क्या होता है, पुतंतु। तो परागकोश में क्या होता है, परागकण उपस्थित होता है, जिससे क्या होता है वो हम सब कुछ पढ़ने वाले डिटेल से। लेकिन आज हम पहला टॉपिक जो वो है नर युग्मकोद्भिद की संरचना एवं विकास। जो दूसरा टॉपिक है वो कौन सा है, वो है मादा युग्मकोद्भिद की संरचना एवं विकास। ये 2 टॉपिक हो गए। तीसरा क्या है, बीजांड की संरचना। ये 3 टॉपिक ही पढ़ेंगे, लेकिन इतने बेहतर ढंग से पढ़ेंगे कि शायद ही आपको कोई पढ़ा पाए और शायद ही आप पढ़ सको। लेकिन बस आपको इतना करना है कि आप मेरी हर बात को मानते रहना। हर बात को क्या करना है कि जो जो मैं बताऊं वो नोट करना है और उसकी नोट्स जरूर तैयार करने मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। आप इसी के जस्ट लेक्चर के बाद आप नोट देख सकते हो। मैं तुरंत प्रोवाइड कर दूंगी, जैसे लेक्चर प्रोवाइड हो जाएगा तुरंत इसके बाद। तो मैं आपको पढ़ाती हूँ। सबसे पहले पढ़ते हैं नर युग्मकोद्भिद की संरचना एवं विकास कैसे होता है, लेकिन विकास हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे नर युग्मकोद्भिद की संरचना क्या होती है। तो आप तैयार हो पढ़ने के लिए? वेल डन। मतलब अभी से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, क्या बताया है कि जो नर युग्मक होता है वो क्या होता है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। जब मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में आपको पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया जो परागकण होता है, जब क्या होता है, जब उसमें अंकुरण हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, हम नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। ये मैंने आपको बताया था। इसकी डिफिनेशन समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। अगर आपने पुराने लेक्चर नहीं देखे जाके देख सकते हो। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो नर युग्मकोद्भिद होता है वो क्या होता है कि जब क्या होता है, परागकण क्या होता है, अंकुरण हो जाता है। जब परागकण का अंकुरण हो जाएगा तो उसे हम क्या कहते हैं, नर युग्मकोद्भिद की संरचना कहते हैं। मतलब उसे नर युग्मक कहते हैं। नर युग्मक का मतलब क्या है, जब परागकण जो होता है उसमें बस अंकुरण हो जाता है तो उसी को हम कहते हैं नर युग्मक। कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। हम आगे डिस्कस करते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं जो नर युग्मकोद्भिद है उसकी प्रथम कोशिका कौन सी होती है। आपको पता है उसको क्या कहते हैं, लघु बीजाणु कहते हैं। आपको मैंने पुराने वाले लेक्चर में पढ़ाया था। जब मैंने आपको पढ़ाया था कि जो प्रपंच कोशिका होती है वो वृद्धि करके क्या करती है, 2 पार्ट का निर्माण करती है। पहली जो थी प्राथमिक द्वितीय कोशिका, जो दूसरी थी वो कौन सी थी, प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। उसके अंतर्गत जब मैंने जो दूसरा पार्ट था यानी कि बीजाणु जनन कोशिका, उसके अंतर्गत मैंने जब आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि कैसे कैसे निर्माण होता है। तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि जो प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका होती है उससे क्या होता है कि बीजाणु कोशिका का निर्माण होता था। बीजाणु जनन कोशिका से क्या होता था, बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण होता था। और जो बीजाणु मात्र कोशिका थी उससे क्या होता था कि लघु बीजाणु का निर्माण होता था। लघु बीजाणु को क्या कहते थे, परागकण कहते थे। तो यहाँ पे परागकण को ही लघु बीजाणु कहते हैं। तो क्या होता है, जो इसकी प्रथम कोशिका होगी वो कौन सी होगी, वो लघु बीजाणु होगी। ये मैंने आपको इसके पुराने लेक्चर में बताया था, लेकिन मैं यहाँ पे रिवाइज कराई दे रही हूँ आपको, ताकि आप ये ना कहो कि दीदी आपने पुराने लेक्चर में पढ़ाया था लेकिन जो अब आया है उसमें तो आपने पढ़ाया ही नहीं। तो हमने तो पुराने लेक्चर पढ़े ही नहीं है तो हम क्या करें। इसलिए मैं जो पढ़ा रही हूँ, जो वर्ड आएगा मैं उसको समझाती चलूंगी। तो यहाँ पे जो है वो था कि नर युग्मकोद्भिद की जो प्रथम कोशिका होती है वो कौन सी होती है, तो वो लघु बीजाणु होती है। लघु बीजाणु का निर्माण कैसे होता है ये पुराने लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था। लेकिन आप ये ना कहो कि दीदी आपने तो बताया नहीं, इसलिए मैं आपको बताए दे रही हूँ। जो
मैंने आपको बताया था कि जो प्रपंच कोशिका होती है वो क्या होती है कि आगे चल के 2 कोशिकाओं का निर्माण करती थी, प्राथमिक भित्तीय कोशिका और जो दूसरी थी वो थी प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। जो प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका थी उसमें क्या होता था कि वो आगे चल के क्या करती थी कि बीजाणु कोशिका का निर्माण करती थी। बीजाणु कोशिका क्या करती थी, बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करती थी। जो बीजाणु मात्र कोशिका थी वो क्या करती थी, वो लघु बीजाणु का निर्माण करती थी। लघु बीजाणु को ही हम क्या कहते हैं, परागकण कहते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि जो नर युग्मकोद्भिद की जो संरचना है उसमें क्या होता है, जो अंकुरित परागकण होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, नर युग्मकोद्भिद की संरचना कहते हैं। इसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि जो अंकुरित परागकण होंगे उन्हीं को हम क्या कहते हैं, नर युग्मकोद्भिद की संरचना कहते हैं। और आपको क्या ध्यान रखना है कि जिसकी प्रथम कोशिका होगी वो क्या होगी, लघु बीजाणु होगी। ये सिंपल सी बातें आपको समझ आ रही होंगी। हम आगे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं परागकण के बारे में। तो परागकण की संरचना जब मैंने आपको पढ़ाई थी तो मैंने बहुत विस्तार से पढ़ाया था, आप जाके वहाँ पढ़ सकते हो। लेकिन अभी मैं यहाँ विस्तार से तो नहीं पढ़ाऊँगी, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें जो कि यहाँ पे ज़रूरी होंगी वो पढ़ा देती हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या बता रही हूँ कि जो यहाँ पे ये अंदर की परत होती है, ये अंदर वाली, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, अंताचोल, जो कि क्या होती है, पेप्टोसेलुलोज व पेप्टीन की बनी होती है। आपको इतना ध्यान रखना है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है जो ये बाहर का स्तर है इसको हम क्या कहते हैं, बाह्यचोल कहते हैं। और ये किसका बना होता है, वो बना होता है स्पोरोपोलेनिन का। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जो बाह्यचोल होता है वो क्या होता है कि स्पोरोपोलेनिन का बना होता है, लेकिन जो अंतःचोल होता है वो पेप्टोसेलुलोज का बना होता है। और जो यहाँ पे एक जनन छिद्र 2 और ये यहाँ पे मैंने बनाया 3, 1 2 3, इसको हम क्या कहते हैं, जनन छिद्र कहते हैं। जो यहाँ पे बाह्यचोल होता है उस पे उपस्थित होता है। तो आपको सिर्फ ये 3 चीजें ध्यान रखनी कि जनन छिद्र किसे कहते हैं। तो यहाँ पे जो उभरा हुआ पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, जनन छिद्र कहते हैं। जनन छिद्र से क्या होता है, पराग नलिका का निर्माण होता है। तो आपको इतना ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है, जो बाह्यचोल होता है वो किसका बना होता है, वो स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। और जो अंतःचोल होता है वो किसका बना होता है, वो पेप्टोसेलुलोज का बना होता है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है। और अभी हम बात करते हैं कि आगे क्या क्रिया होती है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं जो लघु बीजाणु होते हैं वो कैसे होते हैं। जो परागकण होता है उसमें क्या होता है कि जब परागकण लघु बीजाणु से चतुष्क के रूप में अलग हो जाते हैं, मतलब जो हमने पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि वो चतुष्क के रूप में उपस्थित होते हैं लघु बीजाणु। तो क्या होता है कि चतुष्क के रूप में, मतलब यहाँ पे 1 2 3 4, मान लो चतुष्क है, मतलब 4 यहाँ पे परागकण है जो कि आपस में जुड़े हैं। उसमें क्या बताया गया है, जब ये क्या होंगे कि लघु बीजाणु से क्या होंगे कि अलग हो जाएंगे। जो ये चतुष्क के रूप में उपस्थित है, ये चतुष्क क्या होगा कि अलग अलग हो जाएगा। तो क्या होगा कि ये कुछ आकार में बढ़ जाएगा, मतलब यहाँ पे बड़ा सारा हो जाएगा। और जब बड़ा सारा होगा तो क्या होगा, जो इसके अंदर कोशिका द्रव्य भरा होगा, मान लो ये सब कोशिका द्रव्य है, तो क्या होगा, जो कोशिका द्रव्य होगा वो क्या करेगा कि आगे चल के क्या करेगा, परिधि के चारों ओर ऐसे इकट्ठा हो जाएगा। जो यहाँ पे भित्ति है परिधि की, वो क्या होगा कि वो चारों ओर इकट्ठा हो जाएगा। और जब कोशिका द्रव्य पहले यहाँ पे पूरा बिखरा होता है, हर जगह फैला हुआ था, वो क्या करता है कि वो किनारे किनारे इकट्ठा हो जाता है, जिससे क्या होता है कि एक झिल्ली नुमा संरचना बन जाएगी। फिर क्या होता है कि जो इसमें जो ये जब इकट्ठा हो जाएगा तो क्या होगा कि आगे चल के क्या होगा, ये तो इकट्ठा रहेगा, लेकिन क्या होगा कि इसमें कुछ खाली स्थान रह जाता है। मतलब जो यहाँ पे खाली स्थान होगा उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रसधानियाँ। तो यहाँ पे ये रसधानियाँ हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, रसधानियाँ हो जाएंगी। उसके बाद क्या होता है, अब आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो चतुष्क होता है जब ये अलग होगा तो क्या होगा, आकार में बड़ा हो जाएगा। बड़ा होगा तो जो इसमें कोशिका द्रव्य होगा वो क्या होगा, पहले तो बिखरा हुआ था, बाद में क्या होता है कि किनारे किनारे एक स्तर बना लेता है। और जब स्तर बन जाएगा तो क्या होगा, जब स्तर बन जाएगा तो क्या होगा कि जो यहाँ पे खाली स्थान है उसको हम क्या कहते हैं, रसधानियाँ कहते हैं। आपको सिर्फ इतनी सिंपल सी बात याद रखनी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी डिफिनेशन कि आपको कैसे लिखना है। तो ये देखिए, जब क्या होता है, जब परागकण लघु बीजाणु से चतुष्क के रूप में अलग हो जाएंगे तो इनका आकार अचानक से बढ़ जाएगा। अचानक से बढ़ जाएगा मतलब जब ये चतुष्क है तो क्या होगा कि जब अलग होगा तो क्या होगा कि अचानक से इसका आकार बढ़ जाएगा। आकार बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि जो कोशिका द्रव्य होगा वो क्या होगा, परिधि की ओर चला जाएगा।
उसके बाद क्या होगा, जब परिध की ओर चला जाएगा तो क्या होगा, झिल्लीनुमा संरचना का निर्माण होगा। उसके बाद जब झिल्लीनुमा संरचना का जब निर्माण होगा तो बीच में क्या होगा, खाली स्थान रह जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, रसधानियां। इसी को मैंने यहाँ पे बहुत विस्तार से लिख दिया है, मैं आपको दिखा रही हूँ। जब परागकण चतुस्क के रूप में चिपकी होती है, लेकिन जब ये अलग हो जाती हैं तो उसमें ऊपर से कोशिका द्रव्य जो होता है वो क्या होता है, परिध के चारों ओर चला जाता है। इसके बाद वो झिल्लीनुमा संरचना बना लेता है। और फिर आगे क्या होता है, मैं आपको दिखाती हूँ। और फिर क्या होता है कि उसके बाद उसमें कुछ खाली स्थान रह जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रसधानियां कहते हैं। ये सिंपल सी बात आपको समझ आ रही होगी। अब हम इसके विकास के बारे में पढ़ते हैं। तो अभी हम पढ़ते हैं जो कि हमने पढ़ा था कि जो परागकण का जो विकास होता है, यानी कि जो नर युग्मकोद्भिद की संरचना हम पूरी पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं उसका विकास। तो विकास क्या होता है कि वो 2 चरणों में पूर्ण होता है। 2 चरण कौन से होते हैं, परागण से पहले और परागण के पश्चात। तो परागण के पहले क्या होता है कि परागण मतलब जब नहीं होता है तो कैसे कैसे क्रिया होती है, वो होती परागण के पूर्व वाली क्रिया के अंतर्गत। लेकिन जब परागण हो जाता है, यानी कि जब परागकण होता है, वो क्या होता है, वर्तिकाग्र भाग तक पहुंच जाता है। उसके बाद जो क्रिया होती है वो क्या होती है, पश्चात की क्रिया होती है, कि उसके बाद क्या क्या होगा वो सब पश्चात में आता है। जो परागण के पहले की जो क्रिया है, यानी कि पूर्व की जो क्रिया है, उसके अंतर्गत क्या होता है, हमने पढ़ा था जो नर होता है, नर जननांग, उसमें क्या होता है कि जो यानी कि पुंकेसर है, पुंकेसर में क्या होता है कि पुंकेसर में 3 पार्ट होते हैं। हमने पढ़ा था कि पहला जो नीचे डंडीनुमा संरचना होती है उसे हम क्या कहते हैं, पुत्तंतु कहते हैं। उसके बाद उसी डंडी से जुड़ी हुई जो संरचना होती है जो कि द्विपालित होती है, यानी कि परागकोश। परागकोश में क्या होता है, जो परागकोश की दोनों पालियों को जोड़ने का काम करता है। मान लो कि 2 पाली है और वो जोड़ रहा है, और जोड़ने के बाद क्या होता है कि जैसे मान लो ये 2 पाली होगी, एक पाली ये हो गई, एक पाली ये, दोनों जो जोड़ने का काम करता है उसे हम क्या कहते हैं, एक ये पाली जो जोड़ के रखेगा, उसको मान लो यहाँ पे एक लाइन खींच दे, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम योजी कहते हैं। सिंपल सी बात है कि एक ये पाली आपस में कोई जोड़ लेगा तो उसे हम क्या कहते हैं, योजी कहते हैं। आपको ये सिंपल सी बात समझ आ रही होगी। योजी क्या होता है कि 2 पालियों को जोड़ने का काम करता है, इसीलिए हम क्या कहते हैं, परागकोश द्विपाली संरचना होती है। ये मैंने आपको पहले ही बताया। जो इसमें परागकण से पूर्ण की जो संरचना है उसमें क्या बताया गया है कि उसमें बताया है कि जो परागकण होता है, मतलब परागकण तो परागकोश के अंदर उपस्थित होता है। तो जब जो परागकोश होता है उसके अंदर जब क्या होता है, जब परिपक्व हो जाता है पूरा, मतलब जब वो पूरा परिपक्व हो जाएगा, उसके बाद क्या होता है, जब वो परागकोश फट जाता है तो क्या होता है, जो परागकण उस परागकोश के अंदर भरे होते हैं वो क्या होते हैं, वो निकल कर क्या करते हैं कि वो स्त्री केसर होता है, यानी कि जायांग, जायांग के जो वर्तिकाग्र भाग है उस पे जाके गिरता है। फिर क्या होता है, जो परागण की क्रिया होती है वो पूरी हो जाती है। आपको पता है परागण की परिभाषा क्या होती है, जब परागकोश से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र भाग तक पहुंचते हैं तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। ये सिंपल सी बात मैंने आपको बता रखी है। तो क्या आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो परागण होता है वो कैसे होता है, परागण से पूर्व की जो क्रिया होती है उसमें क्या बताया गया है कि जब परागकोश में जब परागकण उपस्थित होते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जब क्या होता है, जब परागकोश से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र भाग तक पहुंच जाते हैं, वर्तिकाग्र भाग किसका, जायांग का वर्तिकाग्र भाग, वहां तक जब पहुंच जाएगा तो क्या होगा कि परागण की क्रिया हो जाएगी। तो ये परागण से पूर्व की जो क्रिया होती है वो आपको समझ आई होगी। मैं आपको कॉपी में समझाती हूँ, आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, तो मैं आपको समझाती हूँ। तो यहाँ पे जो परागण से पूर्व की जो क्रिया है वो समझते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या मैंने बताया, जो पुंकेसर होता है, यानी कि ऐसे होता है पुंकेसर, जो ये भाग होता है इसको हम क्या कहते हैं, पुतंतु कहते हैं, आपको पता होगा। उसके बाद जो ये है इसको हम क्या कहते हैं, परागकोश कहते हैं, परागकोश। सिंपल सी बात है, मैंने आपको बता रखा है। जो ये है इसको हम कहते हैं परागकोश, लेकिन जो ये पाली जो दोनों पालियों को जोड़ने का काम करता है, यानी कि ये जो लाइन है बीच में ये, इसको हम क्या कहते हैं, योजी कहते हैं। मैंने आपको पहले ही बता रखा था। जो ये परागकण होते हैं वो क्या होते हैं, परागकोश में उपस्थित होते हैं, तो दोनों पालियों में उपस्थित होंगे, इसको हम क्या कहते हैं, परागकण। ये परागकण हो गया। ये चीजें आपको समझ आ रही होंगी। जब क्या होता है, हम यहीं पे जो जायांग है उसकी संरचना बना लेते हैं। तो यहाँ पे जो जायांग है उसमें क्या बताया गया है कि जो यहाँ पे परागकोश से जब परागकण निकल कर क्या होता है कि यहाँ वर्तिकाग्र भाग पे आ जाता है।
तो क्या होता है, आगे की क्रिया होती, ये क्या है, ये वर्तिकाग्र है। आपको पता होगा, नहीं पता तो कोई बात नहीं, ये क्या है, वर्तिका। सिंपल सी बात है, मैंने आपको बहुत बार बताया है लेकिन मैं फिर से बता रही हूँ ताकि आप कुछ भी ना कहें कि हाँ दीदी आपने ये छोड़ दिया। तो ये जो है इसको हम क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। सिंपल सी बात है, अंडाशय हो गया, जो ये भाग है इसको वर्तिका कहते हैं, ये है ये वर्तिकाग्र। ये सिंपल सी बात आपको समझ आ रही होगी। अब हम बात करते हैं कि जो परागकण है उसके अंदर कैसे कैसे होता है, कैसे ये क्रिया होती, ये सब कुछ समझते हैं, आपको बहुत बेहतर समझ आएगा। अभी तो हमने सिर्फ इसकी शुरुआत की है, आपको इतना समझ में आया होगा तो आगे भी आपको समझ में आएगा, मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने परागकण की संरचना बना ली है। आपको मैंने बताया कि इसको हम क्या कहते हैं, बाह्यचोल कहते हैं। आपको पता होगा ये किसका बना होता है, स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। अगर हम बात करें इसकी तो इसको हम क्या कहते हैं, अंतःचोल कहते हैं, जो कि किसका बना होता है, पेप्टीन व पेप्टोसेलुलोज का। इतनी सिंपल सी बात आपको मैंने पहले ही बताया था। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो ये है इसको हम क्या कहते हैं, जनन छिद्र कहते हैं, ये आपको मैंने पहले बताया। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो जनन छिद्र है और यानी कि जो बाह्यचोल है, अंतःचोल है, ये तीनों आपको समझ में आ गए होंगे। उसके बाद जो ये केंद्रक है, केंद्रक में क्या होता है, समसूत्री विभाजन होगा। और जब केंद्रक में क्या होगा, जब समसूत्री विभाजन होगा तो क्या होगा कि एक केंद्रक से दो केंद्रक का निर्माण होगा। जब एक केंद्रक से दो केंद्रक का निर्माण होगा तो क्या होगा, मैं यहाँ पे सिंपल सा डायग्राम्स बना रही हूँ, आप समझ लीजिएगा। जब दो केंद्रक हो जाएंगे तो क्या होगा, जो ऊपर वाला केंद्रक इसको हम क्या कहते हैं, जनन केंद्रक। सिंपल सी बात है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना है, उसके बाद सारी बातें तो आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएंगी। बस आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनना है। जो नीचे वाला केंद्रक है इसको हम क्या कहते हैं, कायिक केंद्रक। कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, कायिक केंद्रक हो गया। और जो जनन केंद्रक होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। कायिक केंद्रक जो होता है बड़ा होता है, किसकी अपेक्षा, जनन केंद्रक की अपेक्षा। कायिक केंद्रक क्या होता है, बड़ा होता है। जनन केंद्रक क्या होता है, छोटा होता है। ये सिंपल सी बात आपको समझ आ रही होगी। उसके बाद मैं आगे बात करती हूँ। तो आगे क्या बताया गया है, जो जनन केंद्रक होता है वो क्या होता है कि वो भित्ति से चिपका होता है, जो अंतः भित्ति होती है उससे चिपका होता है। लेकिन जो कायिक यानी कि केंद्रक होता है वो क्या होता है कि वो अलग होता है। मतलब कि ये बड़ा होता है तो अलग होता है। ये कायिक केंद्रक जो जनन केंद्रक है वो कैसा होता है, छोटा होता है, लेकिन वो क्या होता है, भित्ति से चिपका होता है। लेकिन जो इसके अंदर जो पदार्थ होता है वो क्या होता है कि वो क्या करता है, इन दोनों केंद्रक के चारों ओर क्या करता है, भित्ति का निर्माण करता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बता रखा था, पहले मैंने आपको क्या समझाया था कि जो केंद्रक चतुष्क होता है वो क्या होता है कि अलग होता है, बड़ा होता है। फिर उसके जो अंदर कोशिका द्रव्य भरा होता है वो क्या होता है कि उसके चारों ओर एक भित्ति का निर्माण करता है। उसके बाद जो अंदर खाली स्थान होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम रिक्तिका कहते हैं। लेकिन जो यहाँ पे है इसमें मैं क्या बता रही हूँ कि जो केंद्रक होता है उसमें समसूत्री विभाजन होता है। विभाजन होने के बाद क्या होगा कि दो केंद्रक बन जाएंगे। जो ऊपर जो केंद्रक होता है उसे जनन केंद्रक कहते हैं, वो छोटा होता है कायिक केंद्रक की अपेक्षा। और जो नीचे होता है उसको क्या कहते हैं, कायिक केंद्रक कहते हैं, वो बड़ा होता है किसकी अपेक्षा, जनन केंद्रक की अपेक्षा। उसके बाद क्या होता है, जो इसके अंदर कोशिका द्रव्य होता है वो क्या करता है, इन दोनों केंद्रक के चारों ओर क्या करता है कि एक भित्ति का निर्माण करता है। जिसके पश्चात क्या होता है कि इसके जो चारों ओर भित्ति का निर्माण होगा तो क्या होगा कि ये जब भित्ति का निर्माण हो जाएगा तो इसको हम केंद्रक नहीं कहेंगे बल्कि क्या कहेंगे, कोशिका कहेंगे। फिर हम इसको क्या कहेंगे, इसको ऊपर वाले कहेंगे कि जनन कोशिका, नीचे क्या कहेंगे, कायिक कोशिका। ये सिंपल सी बात आपको समझ आ रही होगी। और फिर क्या होता है कि जो यहाँ पे जनन केंद्रक है वो जब भित्ति का निर्माण कर लेगा तो अलग हो जाएगा। जो कायिक कोशिका है वो क्या होगा, वो तो पहले से अलग था। और उसके बाद क्या करना है, जो जनन केंद्रक है वो वृद्धि करके क्या करेगा कि कायिक कोशिका के पास आ जाएगा, वृद्धि करके कायिक कोशिका के पास आ जाएगा। ये सिंपल सी बात आपको समझ आ रही होगी। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि इसमें क्या होता है कि जो परागकण के अंदर जो केंद्रक होता है उसमें समसूत्री विभाजन होता है। विभाजन होने के बाद क्या होगा कि दो केंद्रक का निर्माण होगा। दो केंद्रक कैसे,
ऊपर वाला जो केंद्रक होता है जो छोटा होता है उसको हम क्या कहते हैं, जनन केंद्रक। जो नीचे होता है वो बड़ा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, कायिक केंद्रक। जब इसके अंदर जो कोशिका द्रव्य उपस्थित होता है या जो भी पदार्थ उपस्थित होता है, जब इन दोनों केंद्रक के चारों ओर क्या करेगा, भित्ति बना लेगा, तो हम इसको क्या कहेंगे, जनन कोशिका और कायिक कोशिका कहेंगे, केंद्रक ना कहकर। इतनी सिंपल सी बात आपको समझ आ रही होगी। उसके बाद क्या होता है, जो जनन कोशिका होती है, जो कायिक कोशिका होती है, वो क्या होती है, अलग अलग हो जाती है। मतलब ये क्या होगा कि ये पहले भित्ति से चिपका था लेकिन अब नहीं चिपका रहेगा, तो क्या होगा कि जो ये जनन केंद्रक जो छोटा है वो क्या करेगा, वृद्धि करके क्या करेगा, कायिक कोशिका के पास में आएगा। ये सिंपल सी बात आपको समझ आ रही होगी। हम आगे डिस्कस करते हैं जो कायिक जो कोशिका है उसके क्या क्या कार्य होते हैं। तो मैं आपको कार्य समझाती हूँ। तो अब हम डिस्कस करते हैं जो कायिक कोशिका होती है उसके कार्य क्या होते हैं। सिंपल सी बात है, जैसे कि अभी तक आप समझते आए हो वैसे ही आपको समझना है। अभी हम समझते हैं जो परागकण होता है वो क्या होता है कि जब परागण की जो क्रिया होती है उसके बाद क्या होता है, जो परागकण होता है उससे क्या करते हैं कि पराग नलिका का निर्माण करती है कायिक कोशिका। तो यही क्या हो जाएगा, इसका कार्य हो जाएगा। आपको सिंपल सी बात समझनी है कि क्या होता है जब परागण की क्रिया हो जाती है तो क्या होता है कि परागण से क्या होता है कि पराग नलिका का निर्माण करते हैं। ये कौन करता है, कायिक कोशिका करती है। ये इसका एक कार्य हो गया। उसके बाद हम समझते हैं, लेकिन क्या है कि ये अभी तक पुष्ट नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है, कुछ वैज्ञानिक ऐसा मानते थे लेकिन अभी ऐसा पूरा सत्य नहीं हुआ है कि हाँ ऐसा होता ही है। क्योंकि क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि पराग नलिका के निर्माण से पहले ही क्या होता है कि जो कायिक कोशिका होती है वो नष्ट हो जाती है। नष्ट हो जाएगी तो क्या होगा कि जो जनन केंद्रक है, सॉरी जनन जो कोशिका है, और आपको पता है कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, जब कायिक कोशिका है वो नष्ट हो जाएगी तो क्या होगा कि जो जनन कोशिका होती है उससे क्या होगा कि नर युग्मक का निर्माण हो जाएगा। ये सिंपल सी बात आपको समझ आ रही होगी। अब हम आगे डिस्कस करते हैं जो परागण के पश्चात घटना होती है वो क्या होती, कैसे होती, ये सब कुछ हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो आपको कैसा लगा तो जरूर बताइएगा कमेंट करके। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो हम पढ़ते हैं परागण के बाद की क्रिया। तो अब हम पढ़ने वाले हैं जो परागकण के जो पश्चात की जो क्रिया होती है वो कैसे होती है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो परागण होता है क्या होता है, परागण के पश्चात की घटना। मतलब आप समझ रहे होगे नाम से ही कि जब क्या होता है परागण हो जाता है, मतलब परागकोश से जब परागकण होता है वो निकल कर क्या करता है, वर्तिकाग्र भाग में पहुंच जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जो परागकण आता है, यानी कि कोई एक परागकण आएगा, उसमें क्या होता है समसूत्री विभाजन होता है। जब विभाजन हो जाएगा तो क्या होगा कि दो परागकण बन जाएंगे। और क्या होगा कि जब वो वर्तिकाग्र भाग पे आ जाएंगे, समसूत्री विभाजन होगा, दो केंद्रक बन जाएंगे, तो क्या होगा कि आगे जाके वो अंडाशय में प्रवेश करेंगे, फिर आगे की क्रिया होगी। लेकिन अगर हम बात करें कि जैसे कुछ पादपों में होता है, यानी कि इसके अपवाद की बात कर ले कि कुछ पादपों में क्या होता है कि जो वर्तिकाग्र भाग पे क्या होता है कि परागकण का निर्माण हो जाता है, कि इसमें जो अंदर जाने की क्रिया होती है, अंडाशय में जाए, फिर पूरी क्रिया हो, उसके बाद परागकण का निर्माण हो। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि इसके वर्तिकाग्र भाग पे ही क्या होता है, परागकण का निर्माण हो जाता है। तो ऐसे पादप कौन कौन से होते हैं मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। वो कौन से, बंदरबाटी व कुल्फा। तो ये दो ऐसे पादप है जिसमें क्या होता है कि वर्तिकाग्र भाग पे ही क्या होता है, परागकण का निर्माण हो जाता है। ये सिंपल सी बात आपको समझ आ रही होगी। अब हम पढ़ते हैं कि जो मादा युग्मकोद्भिद की संरचना है उसमें क्या होता है। बहुत सिंपल है, जैसे अभी तक हम पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ेंगे। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। तो अब हम पढ़ते हैं कि जो मादा युग्मकोद्भिद की संरचना होती है उसमें क्या होता है कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो पुंकेसर होता है, पुंकेसर को हम क्या कह सकते हैं, लघु बीजाणु पर्ण भी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि लघु बीजाणु का निर्माण कैसे होता है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, लघु बीजाणु पर्ण भी कह सकते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो पुंकेसर होता है उसमें क्या होता है, सबसे ऊपर क्या होता है कि परागकोश उपस्थित होता है। परागकोश में परागकण उपस्थित होता है जो दो पॉलियों को जोड़ने का काम करता है, उसको हम क्या कहते हैं, योजी कहते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था। और जो यहाँ पे डंडी नुमा संरचना होती है उसको हम क्या कहते हैं, पुतंतु कहते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था। और पुतंतु मैंने आपको बताया, परागकोश बताया, योजी बताया। और जो पुंकेसर होता है, पुंकेसर को हम लघु बीजाणु पर्ण भी कह सकते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। और अब हम पढ़ते हैं यानी कि मादा युग्मकोद्भिद की संरचना पढ़ेंगे। तो इसके अंतर्गत कैसे होता है ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो जो जायांग होता है, मतलब जो स्त्री केसर होता है उसको हम जायांग भी कहते हैं।
तो जायांग में क्या होता है कि जो इसमें होता है उसमें क्या होता है कि नर युगपोत्री की संरचना होती है, लेकिन जायांग में क्या होता है यानी कि स्त्री केसर है, स्त्री केसर में क्या होता है कि अंडप होते हैं। अंडप कैसे होंगे कि एक या एक से अधिक अंडप, तो मतलब एक से अधिक जो अंडप होते हैं उससे क्या होता है कि आगे की क्रिया होती है, आपको मैंने पहले ही बताया था। अंडप है उससे क्या होगा कि उससे गुरु बीजाणु पर्ण होगा, मतलब गुरु बीजाणु पर्ण का निर्माण होगा। तो गुरु बीजाणु पर्ण क्या है, ये कैसे होता है, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि जो पुंकेसर है, पुंकेसर में क्या होता है लघु बीजाणु पर्ण होता है। उसी का विपरीत यहाँ पे जो स्त्री केसर है यानी कि जायांग है, जायांग में क्या होता है कि अंडप से क्या होता है कि एक दूसरे जो युग्मक होते हैं उनका निर्माण होता है। तो अंडप कैसे होंगे, एक या एक से अधिक होंगे। और अंडप में क्या होगा कि गुरु बीजाणु पर्ण का निर्माण होगा। मैंने आपको बताया कि एक या एक से अधिक अंडप से क्या होता है गुरु बीजाणु पर्ण का निर्माण होता है। और मैंने आपको क्या बताया है, जो अंडप होते हैं वो कैसे होते हैं, वो फ्लास्कनुमा संरचना होती है। फ्लास्कनुमा संरचना आप समझ रहे होगे, और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फ्लास्कनुमा संरचना। और फ्लास्कनुमा संरचना में क्या होता है कि 3 भाग होते हैं। 3 भाग कौन कौन से मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं बना लेती हूँ अंडाशय यानी कि जायांग का चित्र। तो यहाँ पे कैसे 3 भाग कौन कौन से, ये क्या है वर्तिकाग्र है, मैंने आपको पहले ही बताया है वर्तिकाग्र। जो ये है इसको हम क्या कहते हैं वर्तिका कहते हैं, मैंने आपको बताया। जो ये है इसको हम क्या कहते हैं अंडाशय कहते हैं। अंडाशय में क्या होता है बीजांड उपस्थित होता है, मैंने आपको बताया था। तो इसमें क्या होता है जो ये है इसको हम क्या कहते हैं बीजांड। लेकिन जो अंडाशय यानी कि जो जायांग होता है, जायांग के 3 ही मुख्य पार्ट होते हैं। पहला कौन सा होता है वर्तिकाग्र, दूसरा वर्तिका, तीसरा अंडाशय। आपको समझ आ रहा होगा। अंडाशय में क्या होता है बीजांड उपस्थित होता है, बीजांड में क्या होता है भ्रूणकोश उपस्थित होता है। ये सब क्रिया मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी आपको जानना है कि जो 3 भाग होते हैं वो कैसे होते हैं वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अंडाशय आप समझते हो, बीजांड समझते हो, वर्तिकाग्र सब कुछ समझते हो, मैंने आपको पहले बता रखा है। लेकिन पुंकेसर में क्या होता है लघु बीजाणु पर्ण भी कहते हैं इसको, लेकिन जो यानी कि जायांग है उसको हम क्या कहते हैं गुरु बीजाणु पर्ण भी कहते हैं। और जो जायांग होता है उसमें क्या होता है एक या एक से अधिक अंडक उपस्थित होते हैं। फिर क्या होता है जिसको हम क्या कहते हैं गुरु बीजाणु पर्ण कहते हैं। उसकी जो संरचना होती है अंडक की वो कैसी होती है फ्लास्कनुमा संरचना होती है। इसके 3 भाग होते हैं, 3 कौन से वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ये 3-4 पार्ट आपको समझ आएंगे, 3 ही पार्ट है, तीनों आपको समझ आए होंगे। हम आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे कुछ वर्ड आएंगे जैसे कि संयुक्तांडपी और व्युक्तांडपी। तो संयुक्तांडपी क्या होता है, व्युक्तांडपी क्या होता है, ये मैं आपको समझाती हूँ। तो ये देखिए संयुक्तांडपी का मतलब क्या होता है कि इसमें जो अंडप होते हैं वो कैसे होते हैं जुड़े होते हैं। संयुक्त मतलब जुड़ना और अंडपी मतलब होता है अंडप। तो संयुक्तांडपी का मतलब नाम से पता चल रहा है कि इसमें क्या होता है जो अंडप होते हैं वो जुड़े होते हैं, कैसे मतलब संयुक्त होते हैं, जुड़े होते हैं। इसी कारण इसे हम क्या कहते हैं संयुक्तांडपी कहते हैं। ये सिंपल सी बात आपको समझ आ रही होगी। और व्युक्तांडपी मतलब इसका विपरीत, इसमें क्या होता है जो अंडप होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ये सिंपल सी बात आपको समझ आ रही होगी। आगे हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बीजांड की संरचना को पढ़ लेते हैं। तो बीजांड की संरचना कैसी होती है तो मैं आपको बताती हूँ। तो बीजांड की संरचना बनाने के लिए आपको क्या करना है कि आपको ऐसे बनाना है, ये ऐसे आप बना सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको यहाँ से एक ऐसा ये तैयार करना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको ऐसे तैयार कर लेना है। ऐसे होती बीजांड की संरचना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा वो स्याही लग गई है उसके लिए सॉरी। तो ऐसे आपको तैयार करना है। और आपको क्या ध्यान रखना है कि एक ऐसे इसके अंदर ऐसे करना है, जो बीजांड ये ऐसे घेरे रहता है। आपको इतना सिंपल से समझ आ रहा होगा। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे जो ये खाली स्थान है इसको हम क्या कहते हैं निभाग। निभाग कैसे होता है, मतलब आपको पता है निभाग होता है यहाँ पे, यानी कि ये जो है इसको हम क्या कहते हैं बीजांड द्वार।
और जो बीजांड द्वार के जो विपरीत भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं, निभाग। बीजांड द्वार क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये जो ये पार्ट है, इसके बीच में जगह खाली रहती है। जो ये खाली जगह है उसको हम क्या कहते हैं, बीजांड द्वार, क्योंकि यहाँ से पराग नलिका आती है और इस जगह से प्रवेश करती है अंदर, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, बीजांड और द्वार। द्वार मतलब होता है कोई भी अंदर जाएगा, तो मतलब यहाँ से पराग नलिका अंदर जाएगी तो उसको हम क्या कहते हैं, बीजांड द्वार। उसके बाद अगर हम बात करें जो यहाँ नीचे, तो यहाँ पे हम इसको क्या कहते हैं, जहाँ से क्या होता है, बीजांड व्रंत। मतलब ये क्या होता है, बीजांड व्रंत किसे कहते हैं, मैं भी आपको बताती हूँ, पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो बीजांड व्रंत का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे क्या होता है कि बीजांड, ये पूरा बीजांड हो गया, इसमें क्या होगा कि जब बीजांड जो होता है ये कहीं ना कहीं से जुड़ा होगा, ये अभी आधा ही पार्ट है, इसके बाद भी यहाँ कोई पार्ट होगा, तो यहाँ पे जो पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, अपरा। क्योंकि जो बीजांड होता है तो क्या होता है, बीजांड क्या होता है, अंडाशय के अंदर उपस्थित होता है। तो बीजांड क्या होगा कि बीजांड जिस स्थान पे, मतलब यहाँ से कोई ना कोई आगे जुड़ा होगा, तो किससे जुड़ा होता है, वो अपरा से जुड़ा होता है। अपरा क्या होता है कि अपरा माता का एक जो गर्भाशय होता है, गर्भाशय के अंदर क्या होता है कि अपरा होता है। तो अपरा से क्या होता है कि जो शिशु होता है जब आगे निर्माण होगा तो क्या होगा कि उसको पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। तो अपरा जिस स्थान से अपरा द्वारा जो बीजांड होता है वो जुड़ा होता है उसको हम क्या कहते हैं, बीजांड व्रंत कहते हैं। ये सिंपल सी बात आपको समझ आ रही होगी। उसके बाद अगर हम बात करें जो ये है, यहाँ पे इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कहते हैं, ये सिंपल सी बात, संवहन रज्जु। तो संवहन रज्जु आप समझ रहे हो, इसको हम संवहन रज्जु कह देंगे। और उसके बाद अगर हम बात करें कि यहाँ ये जो है ये बीजांड व्रंत हो गया, लेकिन जो बीजांड व्रंत है और जो ये अंडाशय है जिस भाग पे जुड़ा होता है यहाँ पे, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं नाभिका। नाभिका का मतलब क्या है, जहाँ पर क्या होता है, जो बीजांड व्रंत होता है और जो अंडाशय होता है, सॉरी बीजांड व्रंत और जो बीजांड होता है जिस स्थान से जुड़ा होता है उसको हम क्या कहते हैं, नाभिका कहते हैं। ये सिंपल सी बात समझ आ रही होगी। बीजांड द्वार किसे कहते हैं, जहाँ से जो पराग नलिका होती है वो प्रवेश करती है, उस स्थान को हम क्या कहते हैं, बीजांड द्वार कहते हैं। बीजांड द्वार के ठीक विपरीत भाग जो होता है उसको हम निभाग कहते हैं। ये सिंपल सी बात आपको समझ आ रही है। उसके बाद अगर हम बात करें बाह्य अध्यावरण, तो जो ये बाहर का जो आवरण है, जो ये पूरा आवरण है, इसको हम क्या कहते हैं, बाह्य आवरण। ये सिंपल सी आपको पता है, बाह्य अध्यावरण कहते हैं। सिंपल सी बात है, आपको समझ आ रही होगी। उसके बाद ये बाह्य अध्यावरण हो गया, तो आंतरिक अध्यावरण क्या होगा, तो ये है, इसको हम क्या कहते हैं, आंतरिक मतलब अंदर वाला, और अध्यावरण मतलब होता है जो आवरण होता है उसको हम अध्यावरण कहते हैं। तो यहाँ पे जो आंतरिक अध्यावरण हो गया, आपको समझ आ रहा होगा। उसके बाद अंडाशय के अंदर क्या होता है, बीजांड उपस्थित होता है। बीजांड के अंदर क्या होता है, भ्रूणकोष उपस्थित होता है। आपको पता है, अभी मैं भ्रूणकोष का एक अलग से चित्र बना के आपको समझाऊंगी कि उसमें क्या क्या होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात कर ले, जो यहाँ पे मैंने बताया आपको, जो ये भाग है जो जिसमें कि मैंने हल्का सा ये खिंचा दिया है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं भ्रूणकोष। सिंपल सी बात है, आपको समझ आ रहा होगा। और अगर हम बात करें बीजांड काय किसे कहते हैं, तो बीजांड काय, ये देखिए यहाँ पे कहते हैं इसको, ये हो गया बीजांड काय। ये सिंपल सी बात आपको समझ आ रही है। यही डायग्राम सिर्फ आपको समझना है, इसके अलावा आपको समझने की कुछ जरूरत नहीं है। और इसकी परिभाषा में कुछ भी पूछ सकते हैं, जैसे कि पूछ सकते हैं बीजांड व्रंत किसे कहते हैं, नाभिका किसे कहते हैं, बीजांड द्वार किसे कहते हैं, निभाग किसे कहते हैं, भ्रूणकोष किसे कहते हैं। ये सारी डिफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है, मैं आपको बता दी ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बीजांड व्रंत किसे कहते हैं, बीजांड व्रंत का मतलब है कि जहाँ पे क्या होता है कि अपरा द्वारा क्या होता है कि जो अंडाशय होता है वो जुड़ा होता है, उस स्थान को हम क्या कहते हैं, बीजांड व्रंत कहते हैं। सिंपल सी बात है, आपको समझ आ रही होगी। आप चाहो तो नोट कर सकते हो, वरना मैं नोट प्रोवाइड कर दूंगी तो आप उसमें देख सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो नाभिका है, नाभिका किसे कहते हैं, जब बीजांड व्रंत क्या होता है, अंडाशय यानी कि जो बीजांड होता है और बीजांड व्रंत जब बीजांड से जिस स्थान पे जुड़ा होता है उसको हम क्या कहते हैं, नाभिका कहते हैं। बीजांड द्वार किसे कहते हैं, जहाँ से जो पराग नलिका वो प्रवेश करती है उस स्थान को हम क्या कहते हैं, बीजांड द्वार कहते हैं। आंतरिक अध्यावरण किसे कहते हैं, बीजांड के जो सबसे जो अंदर की जो मतलब आवरण होता है उसको हम क्या कहते हैं, अध्यावरण कहते हैं। बाह्य अध्यावरण जो सबसे बाहर का जो आवरण होता है उसको हम बाह्य अध्यावरण कहते हैं, जो कि
क्या करता है कि जो बीजांड है उसकी सुरक्षा प्रदान करता है। आपको बताएं कि भ्रूण कोश किसे कहते हैं। तो भ्रूण को पोषण देने वाला, भ्रूण को पोषण कौन देता है? अपरा द्वारा क्या करता है, जो संवहन जो रज्जु है वो पोषण लेता है, और पोषण लेके क्या करता है कि वो क्या करता है कि भ्रूण कोश को क्या करता है, पोषण प्रदान करता है, और वो क्या करता है, वो अंदर पोषण प्रदान करता है। आपको ये समझ आ रहा होगा। बीजांड काय क्या होता है कि बीजांड व्रंत के जो ठीक जो ऊपर निभाग होता है, निभाग स्थित होता है, आपको मैंने बताया। और बीजांड काय क्या होता है, बीजांड काय निभाग के जस्ट अंदर की ओर स्थित होता है। आपको ये पता चल गया। संवहन रज्जु मैंने अभी आपको बताया कि ये क्या करता है कि अपरा द्वारा क्या करता है, वो लेता है पोषण, और वो क्या करता है, भ्रूणकोश को पोषण देता है। भ्रूणकोश क्या करता है कि अंदर जो आगे जो क्रिया होती है उसको पोषण प्रदान करता है। मतलब ये सारी डिफिनेशन आपको समझ आ गई होंगी। उसके बाद अगर हम बात करें कि अगर हम यहाँ पे बात करें कि भ्रूणकोश कैसे होता है, कैसे जो इसके अंदर भ्रूणकोश होता है उसके अंदर क्या क्या होता है, तो वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो भ्रूणकोश होता है वो क्या करता है कि भ्रूणकोश क्या करता है, बीजांड काय के अंदर उपस्थित होता है, और ये 7 केंद्रकीय और 8 केंद्रकीय संरचना होती है। 7 कोश की 8 केंद्रकीय संरचना होती है का क्या मतलब है वो मैं अभी आपको समझाती हूँ। तो यहाँ पे मैं भ्रूणकोश की संरचना बना लेती हूँ। तो यहाँ पे भ्रूणकोश की जब संरचना बनाएंगे तो यहाँ पे 3 ये हो जाएंगे, और यहाँ पे 2 ये। इसके अंदर क्या होगा, 3 केंद्रक उपस्थित होंगे, यहाँ पे 2। तो यहाँ पे मैं बात करती हूँ जो ऊपर की ओर जो तीनों पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, प्रतिमुख कोशिकाएं कहते हैं। प्रतिमुख या प्रतिमुखी जो कोशिकाएं होती हैं वो ऊपर की ओर स्थित होती है। उसके बाद अगर हम बात करें जो ये केंद्रक है इसको हम क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। मतलब ये केंद्रक हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो यहाँ पे 3 कोशिकाएं हैं, ये किनारे वाली, ये किनारे वाली, इन किनारे किनारे कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, सहायक कोशिकाएं कहते हैं। ये मैंने पहले ही आपको बहुत पहले बताया था, आपको याद होगा, नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो वो लेक्चर। और क्या बताया है, जो यहाँ बीच की कोशिका इसको हम क्या कहते हैं, अंड कोशिका। और इन दोनों को हम क्या कहते हैं, इन दोनों को हम क्या कहते हैं, अंड समुच्चय कह सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। अंड समुच्चय आपको पता है किसको कहते हैं, सहायक कोशिका, अंड कोशिका को हम क्या कहते हैं, अंड समुच्चय कहते हैं। ये केंद्रक हो गया, और ये जो तीनों कोशिकाएं हैं इनको हम क्या कहते हैं, प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जो 7 क्या होता है कि कोशिकीय होता है। 7 कोश मतलब कोश का क्या मतलब है, 3 ये, 3 6 और 1 ये 7। ये द्विकेंद्रकीय जो केंद्रक है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं कि ये 7 कोशिकीय है। और केंद्रक की बात करें तो यहाँ पे जो 2 केंद्रक हैं, मतलब जो ये एक कोशिका है ये कैसे द्विकेंद्रकीय है, तो इसमें केंद्रक तो 2 होंगे लेकिन कोशिका एक ही होगी। तो क्या होगा कि 3 ये और 2 ये, तो कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे, 8। तो 8 केंद्रकीय हो गया, मतलब 8 इसमें केंद्रक होते हैं और 7 कोशिकीय। समझ आ रहा होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।